उसके बाद सर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर मैं चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब को, हमारे नए नामज़द चीफ़ मिनिस्टर अमजद हुसैन एडवोकेट साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और यहाँ जो कई दोस्त बातें करते हैं, बहुत सारी न्यूज़ बनाई गई, बहुत सारी बातें की गई, उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से कितना गहरा ताल्लुक़ और रिश्ता है। अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो जितने इंतखाबात हुए हैं आज तक गिलगित बल्तिस्तान में, तो वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की कारकर्दगी देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ के लोग पीपल्स पार्टी को हमेशा से वोट देते रहे हैं। और इसी तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी की इसी तरह से मकबूलियत है और इंशाअल्लाह ताला अगली हुकूमत वहाँ भी पीपल्स पार्टी की होगी। सर एक और चीज़ मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट ये हुई है कि चीफ़ मिनिस्टर साहब ने अपनी बजट स्पीच में 43,000 मिनिमम वेज का ऐलान किया था। और ये मैं बता दूं कि मिनिमम वेज का तयन करने का जो तरीक़ेकार है कानून के मुताबिक वो ये है कि हुकूमत सिंध एक रेफरेंस भेजती है सिंध मिनिमम वेज बोर्ड को। एक बोर्ड है जिसके अंदर एम्प्लॉयर्स के नुमाइंदे भी हैं, वर्कर्स के नुमाइंदे भी हैं और सरकारी अफसर भी हैं। और फिर वो अपनी मीटिंग्स करते हैं और उसके बाद वहाँ ये फ़ैसला होता है कि हमने हुकूमत के रेफरेंस पे क्या करना है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि सिंध हुकूमत, सूबा सिंध इस वक्त पहला सूबा है जिसने बजट के मंजूरी से पहले ही मिनिमम वेज बोर्ड से भी उसकी मंजूरी ले ली है। और अब 1 जुलाई 2026 से पूरे सूबा सिंध में 43,000 मिनिमम वेज जो है वो नाफिज हो जाएगी, जबकि बाकी सूबों को इस अमल से भी गुजरना पड़ेगा। एक और काम सर मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ, चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पर बड़ी मेहनत की और चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इसको टेकअप किया। मैं ख़ास तौर पे नवीद कमर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने काफ़ी इसको टेकअप किया। कि ये आपको सुनकर बड़ी हैरत होगी कि सोशल सिक्योरिटी का हमारा जो महकमा है और वर्कर वेलफेयर बोर्ड का जो महकमा है, उनके पास जो पैसा आता है जो वर्कर्स की फलाह पे खर्च होता है उस पर इनकम टैक्स कटता था और वो पैसा अरबों में होता था। अगर हम दोनों इदारों को शामिल कर लें तो सालाना अच्छी खासी खती रकम हमारी जो है वो डिडक्ट होती थी। और अभी तो हमारे कुछ केसेस भी चल रहे हैं FBR के साथ कि उन्होंने बगैर पूछे हमारे अकाउंट्स में से काफ़ी सारे पैसे डिडक्ट कर लिए। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने, चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने और नवीद कमर साहब के ज़रिए ज़ाहिर वो बातचीत कर रहे थे उस हुकूमत से, तो हमने ना सिर्फ ये कि सूबा सिंध के लिए सोशल सिक्योरिटी को और वर्कर वेलफेयर बोर्ड को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में एग्जम्पशन दिलवा दी, बल्कि सूबा सिंध की वजह से तमाम सूबों में सेसी या जो भी पेसी होता है, हमारे यहाँ सेसी होता है, बाकी सूबों में जो भी हो, और वर्कर वेलफेयर फंड जितने कायम हैं उन तमाम इदारों को इनकम टैक्स से एग्जम्पशन मिल गई है। और इसमें भी काविशें जो हैं वो सिंध हुकूमत की थी और पीपल्स पार्टी की क़यादत चीफ मिनिस्टर साहब की थी। सर हमारे पास सोशल सिक्योरिटी में, मैं बहुत मुख्तसर वक्त से बात करता जाऊंगा कि हमने पिछले कुछ महीनों से जो कंट्रीब्यूशन की कलेक्शन है उसको ऑनलाइन किया, जिसमें कुछ तरामीम भी आई थी, जिस पर एतराज़ भी किया था आपने कि पूछने। उससे पहले भी कुछ तरामीम हमने की। सर ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन से फ़ायदा ये हुआ कि हमारी कलेक्शन जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई और इस साल जो हमारा टारगेट है 13.5 बिलियन का, वो इंशाल्लाह ताला हम उसको मीट कर लेंगे और वो हमारा टारगेट पूरा होगा। हो सकता है कि शायद उसको हम क्रॉस भी कर जाएं। सर सोशल सिक्योरिटी में जो पेशेंट्स आ रहे हैं, मैं अगर आपको कंपैरिजन उसका दे दूं कि 2023-24 में 22,67,000 पेशेंट्स को ट्रीट किया गया, 24-25 में 23,05,000 से ज़ायद पेशेंट्स को ट्रीट किया गया, और इस साल जो अभी सिर्फ अप्रैल तक की फिगर है वो 23,60,000 है और उसमें 2 महीने ऐड हो जाएंगे तो यकीन नहीं है, हो सकता है कि 25 लाख के करीब करीब जो है पेशेंट्स हमारे पास ट्रीटमेंट के उसमें हो जाएंगे। सर इसमें अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे काफ़ी एक शोर चला कि वहाँ कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए और वो किसी एक अफसर का नाम लिया है कि उसने पैसे लेके कर दिए। अच्छा, मुसीबत ये है कि जो लोग ये खबरें चलाते हैं वो इसकी तहकीक नहीं करते।
और उसकी मालूमात होती कुछ नहीं है, और बगैर किसी मालूमात के उस बात को फैलाना शुरू कर देते हैं, और वो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक चीज़ें चली जाती हैं। मैं सिर्फ थोड़ा सा पीछे बता दूं आपके 2023 में हमने 240 डॉक्टर्स अपॉइंट किए, इसलिए कि सर वहाँ अगर डॉक्टर्स नहीं होंगे, स्टाफ नहीं होगा, तो ज़ाहिर है कि पेशेंट्स की देखभाल नहीं होगी, पेशेंट आएंगे नहीं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नंबर ऑफ पेशेंट्स जो बड़ा है, उसलिए बड़ा है कि हमने डॉक्टर्स वहाँ अपॉइंट किए। 240 डॉक्टर अपॉइंट किए, जिसमें से 220 डॉक्टर्स ने ज्वाइनिंग की। उस पर कोई इशू नहीं हुआ, वो 2023 में था, अल्लाह का शुक्र है सब ठीक तरीके से हो गया। अभी 2026 में हमने कंसल्टेंट्स अपॉइंट किए, ज़ाहिर है कि जो एक्सपर्ट्स थे, स्पेशलिस्ट थे मुख्तलिफ बीमारियों के। 60 कंसल्टेंट जो थे हमने हायर किए, इनके इंटरव्यूज़ हुए, उनको लेटर्स इशू हुए। अभी तक उसमें से 35 डॉक्टर्स ने जो है वो ज्वाइनिंग दी है, और अगर पैसे वाले होते तो सारे आके ज्वाइनिंग कर रहे होते, सिफारिशी होते तो सारे आके ज्वाइनिंग कर रहे होते। तो 60 में से 65 ने ज्वाइनिंग की है। अब एक और जो दिलचस्प केस है जिस पर ज़्यादा शोर मचा है, वो था टेक्निकल स्टाफ। टेक्निकल स्टाफ की हमारे पास किल्लत है। हमने 2023 में ही ये अमल शुरू किया, 2022 में इसका इश्तिहार आया था, अक्टूबर 2022 में, और इसकी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस सारा शुरू हो गया। हमारे जो दोस्त इधर बैठे हैं, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज़। ओके साहब, शर्जील साहब, जब आप स्पीच कर रहे होते हैं, कोई भी बोलता है तो आप स्पीच में रुक जाते हैं, कहते हैं सबको बिठाएं। बैठें आप प्लीज़। सर जी सर 2022 में अक्टूबर में इश्तिहार दिया, वो अमल शुरू हुआ। हमारे जो यहाँ के दोस्त हैं उन्होंने जाके अदालत से स्टे ले लिया, वो काम रुक गया। उसके बाद अभी जब दोबारा मुझे ये चार्ज मिला तो फिर वही सब ने आके कहा कि ये अमला नहीं है, हमारे पास टेक्निकल स्टाफ नहीं है, तो लिहाजा आप हमें अपॉइंटमेंट करा के दें, स्टे देख लें। तो हमने वकील जो हमारे अच्छे सीनियर लॉयर हैं उनसे बात की, उन्होंने सारा कुछ देखा, तो उस पर टेक्निकल स्टाफ की हायरिंग पे वो स्टे उसके ऊपर लागू नहीं होता था। तो हमने वो जो टेस्ट वगैरह सारा प्रोसेस हो गया था पहले, उनकी अपॉइंटमेंट लेटर जारी करना शुरू कर दी, और ये टोटल नंबर था ये जो 291 बनता था। जो ये 300 लोगों की आया था ना नौकरियां फ़रोख्त हो गई हैं, वो ये 291 लोग थे जिनके मुतालिक ये कहा गया। सर अब बड़ी दिलचस्प बात है कि जो नौकरियां बेचने का इल्ज़ाम लगा हम पे, 291 नौकरियां थी जिनको लेटर्स इशू कर दिए गए कि भाई आएँ और आकर ज्वाइन करें। उसमें से सिर्फ 112 लोगों ने ज्वाइनिंग दी है। अब मुझे बताएं कि जो पैसे देगा, जो सिफारिश कराएगा, वो ज्वाइन नहीं करेगा आगे। ये हमारी बदनसीबी है कि अगर कहीं चीज़ों को ठीक करने जा रहे होते हैं तो इस किस्म की चीज़ें जो आ जाती हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कम से कम जो हमारे कुछ वी लोगर्स भी हैं, हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, बगैर सोचे समझे जो है वो भीड़ चाल में शुरू हो जाते हैं और मालूमात होती नहीं है, तो खामखा का एक जो हिजान सा पैदा कर देते हैं पूरे माशरे के अंदर। तो थोड़ा सा वो ख्याल करें। एक और बड़ा दिलचस्प केस हुआ सर, हमने 24 मार्च 2026 को अकाउंटेंट जनरल को एक ख़त लिखा, सेसी ने लिखा खुद, और कहा कि जी ये हमारे मुलाजमीन की फहरिस्त है, ज़रा इसको चेक करें कि इनमें से कोई ऐसे लोग तो नहीं जो कहीं और भी नौकरी कर रहे हों। ख़त भेजा गया। 30 मार्च 2026 को उन्होंने हमें जवाब भेजा, जिसके अंदर ये था कि जी 71 लोग ऐसे हैं जिनके रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि ये कहीं और से भी तनख्वाहें ले रहे हैं सिंध हुकूमत में दीगर महकमों से। 1 अप्रैल को 30 को वो खत है, 1 अप्रैल को कमिश्नर सेसी मुझे नोट बना के भेजता है कि जी ये अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट है, ये उन्होंने भेजा है डेटा, और ये लोग हैं। तो उस पर फिर मैं कहता हूँ कानून के खिलाफ, कानून के मुताबिक जो कार्रवाई, इनके खिलाफ कार्रवाई कर दें आप। 15 अप्रैल को, अच्छा फिर हम उसको 71 लोगों को देखते हैं, उसमें से 40 लोग तो ऐसे निकल आते हैं जो डेपुटेशन पे आए हुए थे। ज़ाहिर है जब डेपुटेशन पे आता है, अगर मिसाल के तौर पर असेंबली में था तो पहले असेंबली से तनख्वाह ले रहा था, डेपुटेशन में हमारे पास आ गया तो बाद में तनख्वाह हमारे पास से लेता था, तो उसकी भी आ गई कि 2 जगह से लेता है। हालांकि वो असेंबली वाली ख़त्म हो गई, हमारे यहाँ शुरू हो गई। तो इस किस्म के 40 लोग थे। उन 40 को हमने क्लियर किया सारी तहकीकात करने के बाद। फिर 15 अप्रैल को हमने ख़त लिखा अपने दीगर स्टाफ को कि ये लोग हैं, इनके मुतालिक सारी तफसीलात हमने मांग ली कि ये करें। 22 अप्रैल को एक अखबार में खबर छप जाती है, 22 अप्रैल को, 1 महीने बाद इस पूरे कार्रवाई के बाद, और उस खबर से चैनल्स पे, अखबारों में तासुर ये उभरता है कि सेसी में तो बड़ी गड़बड़ हो गई और बड़ा एक उन्होंने केस पकड़ लिया और ये सारा जुल्म हो रहा है और डबल लोग नौकरियां कर रहे हैं। उस अखबार की खबर पे चीफ मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया, CMIT को ये हिदायत जारी की उसकी तहकीकात करे। CMIT ने फिर तहकीकात की और ये 1 दिन के अंदर सारा हुआ।
22 को छपा, 22 को सीएम साहब ने नोटिस लिया, 23 को CMIT वहाँ जाती है, 24 को सारी वो तहकीकात उनकी जो करनी होती है वो करते हैं, और उस रिपोर्ट में वो बताते हैं कि ये इनिशिएटिव तो खुद सेसी का अपना लिया हुआ था, ये कहीं और से नहीं हुआ था, हमारा अपना काम था। तो हमने अपने इदारे को बेहतर करने के लिए काम किया। लेकिन यहाँ पे ये वर्गवारी मैं बता दूं कि जो 31 लोग हैं उनसे रिकवरियाँ भी शुरू हो गई हैं और उनको नौकरियों से भी निकाल रहे हैं। ये ना हो कि कोई स्टे मिल जाए किसी को, लेकिन हम बहरहाल कार्रवाई उनके खिलाफ कर रहे हैं अभी तक। ये सारी चीज़ें हुई सर। उसके बाद वर्कर वेलफेयर बोर्ड एक हमारा डिपार्टमेंट है, उसमें मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि हमने एक दो चीज़ें बड़ी अभी रिसेंटली अच्छी कर दी कि जो डेथ ग्रांट है सर, वो 7 लाख रुपए मिलती थी। कोई भी मजदूर अगर इंतकाल कर जाता था उसकी फैमिली को वर्कर वेलफेयर बोर्ड की तरफ से, वो जहाँ नौकरी करता है वहाँ से उसका अलग मिलता है, बाकी चीज़ सब अलग होती हैं, लेकिन वर्कर वेलफेयर बोर्ड की जानिब से उसकी फैमिली को 7 लाख मिलते हैं। वो हमने बढ़ा के 10 लाख कर दिए पिछले दिनों। मैरिज ग्रांट जो किसी भी मजदूर की बच्ची की शादी होती थी 2 लाख रुपए एक शादी के मिलते थे, हमने उसको 4 लाख रुपए कर दिया। उसके अलावा जो बच्चे मजदूर के मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ते हैं उनको जूते यूनिफॉर्म वगैरह ख़रीदने के लिए पहले कोई और चक्कर था, लेकिन अब हमने उसको 10,000 रुपये पर बच्चा हम उसके वालिद के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं ताकि बीच में कोई और हैंडलिंग इसकी ना हो सके। और तकरीबन 35,000 के करीब ऐसे बच्चे हैं जिनको हम ये चीज़ें फराहम कर रहे हैं। सर हमारा डिपार्टमेंट इस वक्त 78 बच्चे हैं, 78 बच्चे मजदूरों के जो डाउ में पढ़ रहे हैं, NED में पढ़ रहे हैं, जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और मुख्तलिफ हैं, ज़ेबिस में पढ़ रहे हैं। 78 बच्चे हैं जिनके 3.5 करोड़ रुपए की फ़ीस, मतलब उनकी एक रुपए की फ़ीस जो है वो ये इदारा बेयर करता है ताकि ये बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर लें और अपना मुस्तकबिल जो है वो बेहतर कर सकें। सर यहाँ अभी कई लोगों ने, हमारे दोस्तों ने तकारीर की और मेरे एक वो तकरीर का हवाला देते हुए कि एक वज़ीर कह रहा है कि मेरे इदारे में 20 अरब की 25 अरब की करप्शन हो गई और मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, आपने गलत सुना था, बेसिकली आपने पूरा नहीं सुना था। आबिर भाई इंटरप्ट ना करें प्लीज, आपने पूरा नहीं सुना था। प्लीज प्लीज मैं दोहरा देता हूं मैंने क्या कहा था। मैंने ये कहा कि इतनी करप्शन हुई है, अब करप्शन होगी तो जो जिम्मेदार अफसर होंगे उसको आप हटाएंगे ना। पहले मैंने उनको हटाया, जब किसी को हटाएंगे तो आप किसी और को चार्ज देंगे, मैंने किसी और को चार्ज दे दिया। जिनको हटाया है उनके खिलाफ आप इंक्वायरी करेंगे, वो इंक्वायरी हमने शुरू करा दी। सर इस दौरान 8 मुख्तलिफ मुकदमात हुए हैं अदालतों में, 8, और एक बेंच को छोड़ के, इसलिए कि शायद वहाँ जो एक मौजूद जज बैठे हैं उनको शायद मालूम है कुछ चीज़ों का, वहाँ से उनको रिलीफ नहीं मिला, लेकिन वही केस बना के वो नीचे कोर्ट में गए, वहाँ से वो ऑर्डर लेकर आ गए। दिलचस्प बात यह है, जजों का इख्तियार है, मैं इस पर उनको चैलेंज नहीं कर सकता हूँ कि कोई शख्स जाता है उसको पहली हियरिंग पे रिलीफ दे दे, उनका इख्तियार है, दे सकते हैं। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि अगर कोई केस लेकर जाता है तो एक नोटिस तो में भेज दें कि भाई ये केस आया है, अगली पेशी 3 दिन बाद रख लें, आके बताओ कि आपका मौक़िफ़ क्या है। नोटिस करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा ऑर्डर सस्पेंड करते हैं। जिन लोगों को मैंने हटाया वो हटने वाला ऑर्डर सस्पेंड हो गया, जिन लोगों को मैंने लगाया उनके लगाने वाला ऑर्डर सस्पेंड हो गया, जो मैंने इंक्वायरी करवाई वो इंक्वायरी कमेटी सस्पेंड हो गई। और आपको बताऊं सर, ये मेरे आने से नहीं हुआ, ये पहले से भी कहानी चल रही है। हमारे MNA आगा रफीउल्लाह साहब, मैं वजीर नहीं था उस वक्त, इजाज साहब यहाँ बैठे, हमारे MP हैं, पता नहीं यहीं बैठे हैं, इन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब को खत लिखा कि हमारे हल्के में ये वर्कर वेलफेयर बोर्ड के काम हो रहे हैं और ये काम ठीक नहीं हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने CMIT को भेजा वो खत कि इसकी इंक्वायरी करें। CMIT ने उसकी इंक्वायरी की। उस इंक्वायरी में उन्होंने कहा कि हाँ, जो ये मौजूदा अरकान कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं और इन जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो फाइल मेरे पास भी आई कि ये फाइंडिंग्स हमने भी लिखा कि भाई कार्रवाई करें जो भी जिम्मेदार है इसके खिलाफ। वो CMIT की रिपोर्ट के ऊपर जो कार्रवाई थी उस पर भी स्टे हो गई। मैंने ये कहा है कि लोग कहते हैं कि हुकूमत करती नहीं है, हुकूमत तो करना चाहती है,
चीफ मिनिस्टर ने इंक्वायरी कराई है, वो करना चाहते हैं। अगर स्टे आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मुझे बताएं आप। अभी जो गवर्निंग बॉडी हमारी है, उस गवर्निंग बॉडी को सस्पेंड करने के लिए जिसको काबिया ने बनाया है, 4 पिटिशंस की गई हैं, और एक केस में बगैर नोटिस के फिर उस गवर्निंग बॉडी के 4 जो मजदूरों के नुमाइंदे हैं उनको सस्पेंड कर दिया। साल खत्म हो रहा है, मुझे वर्कर वेलफेयर बोर्ड का बजट पास करवाना है। उस बजट की क्या अहमियत होगी जिस बजट को पास करते हुए मजदूरों के नुमाइंदे उस गवर्निंग बॉडी में नहीं बैठे हुए? क्या करें? अब मैंने तो ये कहा, उस तकरीर में मैंने ये भी कहा कि मैं इनको नहीं लगाऊंगा जिनके लिए उन्होंने स्टे भेजा, लगाएं मुझ पर कंटेम्प्ट। मैं जाके जजों को बताऊंगा कि क्या किया इन्होंने। और अभी मैं गया हूं परसों, खुद मुझे नहीं बुलाया था, मैं गया हूं खुद अदालत में। मैंने जाकर उनको बताया कि इतना बड़ा करप्शन का केस है भाई। उन्होंने कहा जी जिनको लगाया वो एल नहीं। मैंने कहा मैं किसको लगाऊं भाई, मुझे बता दें, ये सीनियर इनको लगाया। तो कहते हैं सिंध हुकूमत से कहीं से लगा ले। मैंने उनको बताया कि मैं नहीं लगा सकता, वर्कर वेलफेयर बोर्ड के कानून के मुताबिक मैं सिंध हुकूमत के किसी महकमे से किसी अफसर को वहां नहीं लगा सकता, मुझे वही लगाने जो वहां पर हैं। तो जज साहब ने कहा कि जो आपका ऑर्डर है डिफेक्टिव है। फिर मैंने इसी में गनीमत जानी, मैंने कहा अच्छा ये ऑर्डर वापस करता हूं, मैं दूसरा इशू करता हूं। मैं वो ऑर्डर वापस करूंगा, उनको निकालने का दूसरा ऑर्डर निकालूंगा, चाहे चैलेंज करें, फेस करेंगे हम कोर्ट के अंदर जाकर। लेकिन मसला ये है कि भाई मजदूरों के पैसे हैं, हुकूमत सिंध के पैसे भी नहीं है सर, ये वर्कर्स के पैसे, मजदूरों के पैसे, उनके पैसों पर ही होता है सर। हम करना चाहते हैं चीज़ों को ठीक। अब तफसील में मैं नहीं जाता, फिर लंबी एक बात चली जाएगी। लेकिन इतने सारे केसेस हैं, मेरी गुजारिश है मौजूद अदालतों से कि हमारी मदद करें। मैंने कहा जज साहबान को कोर्ट में खड़े होकर कि इतना बड़ा करप्शन का केस है, हमारी मदद करें इसके अंदर। वो कहते हैं हम तो कानून को देखते हैं। कानून मैं क्या करूं सर, बताइए। मैं 25 अरब एक तरफ पड़े हैं, एक तरफ मेरे ट्रांसफर करने का ऑर्डर पड़ा, मैं क्या करूं, किसको लगाऊं? लेकिन बहरहाल जो ये दोस्त कहते हैं कि वो कह रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी जितनी इस्तात है मैं कर रहा हूं, और इंशाअल्लाह ताला मैं करता रहूंगा। मुझे अपनी पार्टी की पूरी सपोर्ट है, मुझे अपनी हुकूमत की पूरी सपोर्ट है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने तो बहुत पहले इंक्वायरी करा के सारा कुछ करके दिया हुआ है, उस पर नहीं हो रही कार्रवाई, हम कार्रवाई नहीं कर पाते। सर इसमें ये तो जो चीजें मैंने कहनी थी मैं बगैर पढ़े हुए कह गया। सर अब सर दूसरी जो दोस्तों ने बातें की उस पर मुझे बात करनी थोड़ी सी। नहीं अभी तो मैंने शुरू किया है, ये तो मेरा अभी वो वार्म अप था। सर अभी इसमें एक जो इशू आएगा हमारे लिए वो इम्प्लीमेंटेशन है मिनिमम वेज की, और वो हर इजलास में मेरा ख्याल है कि यहाँ से सवाल उठता है, हर जगह बात होती है कि हम 43,000 कर देते हैं, कभी 40,000 कर देते हैं, लेकिन जो कम है हम भी मानते हैं कि कम है, लेकिन वो भी शायद नाफिज नहीं कर सकते। सर उसकी प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि मैंने 12 कहा है कि तनख्वाह देने वाला एक आदमी, तनख्वाह लेने वाला एक आदमी, हमें नहीं पता कि कौन दे रहा होता है कौन ले रहा होता है। जब तक जिसको मिलती नहीं है आकर बताएगा नहीं, हम उसका क्या कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा कि कोई एक मिसाल मुझे बता दें कि जिसकी शिकायत आई हो या हमें किसी और ज़रिए से पता चल गया हो कि यहाँ पे नाफिज नहीं हो रही, हमने उस पर कार्रवाई ना की हो। हमने कार्रवाई की है, हमने वो नाफिज करवाई है। सर सिंध पहला सूबा है जिसने ये ट्राइपार्टाइट बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट है हमारे डिपार्टमेंट में कि वर्करों के नुमाइंदे होते हैं, मजदूरों के नुमाइंदे होते हैं, सरकारी नुमाइंदे होते हैं, वो बैठ के सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ये पहली मरतबा हुआ कि सिंध हुकूमत ने पिछले टेन्योर में निचली सतह पे जाके ये ट्राइपार्टाइट कमेटीज बनाई ताकि वहाँ जो शिकायत आए वो शिकायत वहीं पे हल हो जाए। किसी को वजीर के दफ्तर पे आना ना पड़े, सेक्रेटरी के दफ्तर पे आना ना पड़े, चीफ मिनिस्टर के पास आना ना पड़े, कहीं ना जाए, वहाँ बैठ के उस मसले को हल करें। हमने अपने अस्पतालों की सतह पर जाके ट्राइपार्टाइट कमेटियाँ बनाई ताकि ये लोगों के जो मजदूरों के मसाइल आते हैं वो निचली सतह पर हम इसको हल करने में कामयाब हो जाएं। सर यहाँ अभी तकारीर काफ़ी सारी हमारे दोस्तों ने की, कुछ मैं सुन सका, कुछ मैं नहीं सुन सका, फिर कुछ मैंने भी
निकलवा के सुन ली, जरा पता तो चले कि हमारे दोस्तों ने क्या क्या फरमाया यहाँ पे। सर, असेंबली में जो लोग मुंतखब होकर आते हैं, हम नुमाइंदे हैं अपने अपने हल्के के लोगों के, और इस असेंबली में बैठे हुए लोग पूरे सूबा सिंध के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत ही नामुनासिब बात होती है कि हम अपनी जिम्मेदारी को महसूस ही नहीं कर सकते कि जिस वजह से या जिनकी बुनियाद पे या जिनकी नुमाइंदगी करते हुए हम बैठे हैं, उस हक नुमाइंदगी को हमने अदा कैसे करना है। सर, तनकीद करने का हक बिल्कुल ऑपोजिशन को है, ये डट के करें, और हमने कभी उस पर बुरा भी नहीं मनाया। हमें उसे जवाब देने का हक है, हम देते भी हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि किसी शख्स का नाम बिगाड़ना, नाम लेके गलत बयानी करना, जो यहां बैठे हैं अभी तो उस पर आ रहा हूं, फिर खास तौर पे सर इस बात की तो मुमानियत है कि जो शख्स यहां मौजूद नहीं है, जिसके पास ये हक ही नहीं है कि खड़े होकर बताए कि भाई ये जो मेरे लिए कह रहा है गलत कह रहा है, जो यहां मौजूद नहीं है, जब उसके मुतालिक आप बात करें तो आपको ज्यादा मोहतात होना चाहिए। यहां मेयर कराची के लिए बातें की गई, तनकीद करें उसके काम पे, कोई मसला नहीं, इंसान है, गलतियां करता होगा, आपकी आप शेरियों की तवक्को तो पूरा नहीं होता होगा, ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन जिस तरह नाम बिगाड़ कर जिस किस्म की बातें कहेगी वो नामुनासिब है। मैं हमेशा कहता हूं जितनी जुबान आपके मुंह में होती है मेरे मुंह में, जो आप कहते हैं वो मैं भी कह सकता हूं, शायद आपसे ज्यादा कह सकता हूं। लेकिन हमें फिर वो जो इस हाल में बैठे हुए जो जिम्मेदारी हमारे सर पे ना, वो रोकती है कि ये बात आपने करनी है या आपने नहीं करनी है। लेकिन मुझे दुख होता है कि यहां से जो बातें कही गई, एक शेर से उन्होंने पढ़ा था, मैं पढ़ देता हूं, लेकिन ये बार बार आपको शेर में याद दिलाता रहूंगा, वैसे इसलिए कह रहा हूं, ये मेरा लिखा हुआ नहीं, यहां से पता नहीं 2-3 लोगों ने पढ़ा था। उसका दूसरा जो मिसरा था वो ये था, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। सर, हिसाब हो चुका है। जिन लोगों ने शहर को उजाड़ा था उनका हिसाब हुआ है। यहां जितने लोग हम बैठे हैं ना सर, मैं बाहर से कुछ भी हूं, आप मुझे कुछ समझें, लोग मुझे कुछ समझें, मुझे पता है कि मैं क्या हूं, मेरी हैसियत का, मेरी ताकत का, मेरे वजन का मुझे सब पता है। ऐसा नहीं है कि जो दोस्त यहां बैठे हैं उनको अपने वजन का नहीं पता है उनको आज की अपनी हैसियत का भी पता है, अपने वजन का भी उनको पता है। कम से कम थोड़ा उसका ख्याल कर लें। ये जो बस्ती जिन्होंने उजाड़ डाली थी, जो हिसाब हुआ है, उस हिसाब की बदौलत ही आप इस नहज में आए हैं। मेरे तो 2 दोस्त जो बात वो कह रहे थे, पता नहीं कल के यूनिट इंचार्ज के सामने नहीं बोलते थे, मेरा ख्याल है आप लोग उस वक्त एमक्यू में थे ही नहीं शायद। जाके रिकॉर्ड निकालें, चेक करवाएं उन दिनों को, उन रिकॉर्ड्स को। हमारे पास गनमैन नहीं होते थे, सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते थे हमारे पास। जाकर उन दिनों में एमक्यूएम के लिए काम करने वाले लोगों से पूछें कि पीपुल्स पार्टी ने कराची में क्या क्या कुछ किया, क्या कुर्बानियां दी हैं। आप यूनिट इंचार्ज की बात करते हो, जिस कायद को आपने छोड़ दिया हम उसके खिलाफ बोलते थे, धड़ल्ले से बोलते थे। हमारी आपका हम कदर करते हैं, जो दुनिया से लोग चले गए उसके लिए मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उसके लिए कोई बुरा भला कहूं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा किसी दिन चलें हमारे साथ, पीपुल्स सेक्रेटेरिएट चलें, आपको मैं दिखाता हूं जो हमारे शोधा की गैलरी वहां बनी हुई है, तस्वीरें लगी हुई हैं, तारीख लिखी हुई है, कौन कौन कहां कहां शहीद हुआ, यह भी आपको बताएंगे कि किस किस तरह से हुआ था। यार आप सारी बातें ऐसी कर रहे थे, लग रहा था कि हम किसी और दुनिया से आए लोग हैं, हमें पता ही नहीं कि शहर में क्या हुआ, इस मुल्क में क्या हुआ है, पता ही नहीं है। तो आज आप चले गए, अच्छे आदमी निकल गए। इनकी तकरीर सुनने तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये क्या है भाई, हम किधर थे जब ये मुल्क बना, मतलब हम कहां थे। नहीं, हमने सर
देखिए, मैं इस बात को मान लूँ, अगर गलत बात यहाँ से भी किसी ने की तो नहीं करनी चाहिए, मोहतात होना चाहिए, ये सेंसिटिव इशू है। लेकिन मैं बार बार ये चीज़ें कहता रहा हूँ, अपनी पहले की तकरीरों में कहता हूँ, मुझे आदत नहीं है दोहराने की, लेकिन क्या करूँ, यहाँ से दोबारा बात आ जाती है, मुझे दोबारा जवाब देना पड़ता है। सर, इस सूबे में जो तफरीक है सिंधी मुहाजिर की, उस तफरीक को ख़त्म करने की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा हम लोगों की जो यहाँ बैठे हुए हैं। इस सूबे की या शहर की खास तौर पे जो बर्बादी हुई है, जाने गई हैं, जो आज कहते हैं कि बुरा हाल है, मैं एज अ सियासी वर्कर अगर उसका कोई एक सबब निकाल सका हूं ना, एक सबब, वो ये है कि यहां रहने वाले लोगों में नफरतें डाली गई हैं। आप ये जो नफरत वाला पहलू निकालते हैं, आप बता दें, कोई फर्क नहीं होगा। जो लाहौर जिस तरह गए, हम लाहौर से ज्यादा गए होते। जब तक ये नफरत यहां नहीं थी, जब तक ये खूनरेजी यहां पे नहीं थी, जब तक ये लिसानियत की बुनियाद पे लाशें यहां नहीं गिरती थी, कराची, लाहौर नहीं, पूरे पाकिस्तान के हर शहर से आगे था। आज हम आवाज ना करते लाहौर ऐसा हो गया, लाहौर ऐसा हो गया तो लाहौर इसलिए हो गया कि लाहौर में एमक्यूएम नहीं थी। लाहौर ऐसा इसलिए हो गया कि लाहौर में खूनरेजी नहीं थी, लाहौर में नफरतें नहीं थी, लाहौर में किसी को इसलिए नहीं मारा गया कि तुम्हारी जबान सिंधी है, तुम पश्तो बोलते हो, तुम पंजाबी बोलते हो तो मार दो। लाहौर में ये नहीं हुआ। लाहौर जिस तरह नेचुरल शहर तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो बढ़ता गया। इस शहर को ब्रेक लग गई, ब्रेक नहीं लगी, हम पीछे चले गए। आज आप 25-30 साल की खूनरेजी के बाद, बर्बादी के बाद, तबाही के बाद कहते हैं कि हम ऐसे क्यों नहीं है, हम नहीं ऐसे। और आज भी बदकिस्मती की बात है कि आज भी हमने सबक नहीं सीखा कि जो कुछ हम इस शहर के साथ कर चुके हैं, कम से कम आगे तो ना करें। हमने तय किया हुआ है कि नहीं, हम ऐसे ही चलेंगे, बस हमने ऐसे ही चलना है। सर, अब ऐसे ही चलेंगे तो कराची कोई एक बेजान सी कोई टेबल कुर्सी नहीं है कि सीएम साहब उठेंगे, उसको रंग पॉलिश कर देंगे, ठीक हो जाएगा। नहीं होगा। बहुत बड़ा शहर है। जब तक यहाँ रहने वाले लोगों में ये एहसास है, जिम्मेदारी हम पैदा करने में कामयाब नहीं होंगे कि ये हमारा शहर है, इसको हमने संभालना है, इसको हमने बनाना है, इसको हमने आगे बढ़ाना है, इसको हमने तरक्की देनी है, इसको हमने दुनिया का बेहतर शहर बनाना है, दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं बना सकती अगर कराची के शहरी ना चाहें। सर, मैं हमेशा एक मिसाल देता हूं कि हम अरबों रुपए खर्च करते हैं कराची की सफाई पे। कराची के शहरी अभी तय कर लें, अभी इस लम्हे, कि हमने कराची में गंदगी नहीं फैलानी, खुद ही उठानी, खुद ही रखनी है। आपको 1 रुपया खर्च करनी नहीं पड़ेगा, कराची साफ हो जाएगा। लेकिन अगर शहरी तय करने के नहीं, हमने साफ नहीं करना, आप सिंध हुकूमत का पूरा खजाना लगा दें, साफ नहीं होगा कराची, नहीं होगा साफ। हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए और जो नफरतों का माहौल हम गर्म करते हैं उसको ख़त्म करना चाहिए। आज आप किसी भी शहर के लोगों से आते, मैंने तो नहीं सुना कम से कम, सिवाय कराची के जो हमारे मुखालिफिन हैं उनके, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, तबाह हो गया, तबाह हो गया, खंडर हो गया, खंडर हो गया, खंडर हो गया। मेरी वो बाजी बैठी चली गई, वो कह रही थी कि सड़कें ऐसी हैं कि ऊँट दे दो हमें। खुदा को माने बाजी, आप ऊँट पे आती है क्या? मतलब गाड़ी में आती हैं। हो सकता है कोई एक आधी सड़क ऐसी हो जहाँ पे थोड़ा सा आपको मज़ा नहीं आता होगा, लेकिन जिन सड़कों पर चल के आते हैं वो कराची की सड़कें हैं, वो किसी और मुल्क की नहीं है। हमें, आप यूनिवर्सिटी रोड पर तनकीद करते हैं, ठीक है, हमारे पास उसकी जस्टिफिकेशन है, लेकिन ठीक है, आप कहते हैं भी लोगों को तकलीफ है, आपका राइट है, आप करें। और गलियां सड़कें कोई टूटी हुई हैं उस पर आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन आपके इल्म में है, आप भी कराची के गली मोहल्लों से उठ के आए हैं। सर, इस वक्त कराची शहर में बहुत बड़े पैमाने पर सुई गैस की जो कंपनी है वो रिहेबिलिटेशन का काम कर रही है। उन्होंने बेतहाशा गलियां खोद दी हैं, सारी बनी हुई सड़कें खोद दी हैं। आप लोगों को दिखा के कहते हैं देखो ये सिंध हुकूमत बना रही है, वो भाई गैस की लाइन डल रही है वहां पे। अब क्या करें हम, ना डलने दें। मेरे अपने हल्के में हुई है, मैं नहीं चाहता था गली टूटे, लेकिन क्या करूं, लोग आ जाते हैं, हमारे घर में गैस नहीं आती, हमने मजबूरन कहा कि भाई काटो, डालो गैस की लाइन। ये पूरे शहर में हुआ है, सिर्फ किसी एक मेरे हल्के में नहीं, हर जगह हो रहा है। तो उसकी वजह से सड़कें टूटी हैं, खराब हुई हैं, वो ठीक करने की कोशिश करो। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये नहीं हो सकता कि कोई हम अचानक एक दिन सुबह उठें कराची की कोई गली, कोई सड़क टूटी हुई ना हो।
हम बनाते रहेंगे, ख़राब होती रहेंगी, हम बनाते रहेंगे, ख़राब होती रहेंगी। आज हमें, कल कोई और आएगा वो भी करता रहेगा। उससे पहले आपने भी ये कोशिश की होगी। तो कम से कम कराची का चेहरा जो दुनिया के सामने मस्क करते हैं ना सर, नहीं करना चाहिए। सर पता नहीं हमारे कुछ और वजीर भी होंगे, सीएम साहब भी थे, एक डेलीगेशन आया था कुछ अर्सा पहले यंग पार्लियामेंटेरियंस का, जिसमें नून लीग भी थी, पीटीआई भी थी, तमाम जमातों के पार्लियामेंटेरियंस में आए। चीफ मिनिस्टर हाउस में उन्होंने मीटिंग की। पीपल्स पार्टी के लोगों ने नहीं, जो दीगर जमातें थी जो मेरे मुखालिफ हैं, उन्होंने कहा कि जो हमने कराची के मुतालिक सुना था, कराची वैसा तो नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा है कि बुरा है? तो कहने लगा नहीं, उससे अच्छा है जो हमने सुना था। कराची के अलावा जितने साफ़ी आते हैं जो विजिट करते हैं सूबा सिंध का, मुख्तलिफ इलाकों का, मुझे कोई एक बता दें जो ये कह के जाता हो कि जी जिस तरह सूबा सिंध का हमें बताया गया था उससे तो बहुत बेहतर है। सर मैं हमेशा एक बात करता हूँ और ये बात इसी तरह चलेगी। देखिए ये जितने दोस्त बैठे ना, हम सोने के बन जाएं, कराची की सड़कें आप बिल्कुल सब ठीक कर दें। इन्होंने तनकीद करनी है, कोई ना कोई जाविया निकालना है तनकीद का। शारा बुटोतरी बन गई ना अच्छी, अब क्या परेशानी क्या है? हमारे लिए थोड़ी बनी है, ये दो सोसाइटियों के लिए बनी है। अरे खुदा को मानो पर मत चलो उसके ऊपर भाई। सफ़र भी सब करेंगे, इस्तेमाल भी सब करेंगे, लेकिन तनकीद करेंगे। तो ये तनकीद होती रहेगी, इनका काम यही है, इनको करना चाहिए। ऑपोजिशन में ये कर रहे हैं ना। हमारे पास जो पैमाना है जो होना चाहिए वो ये कि क्या सूबा सिंध के अवाम, कराची शहर के अवाम आपके उस काम को तस्लीम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और उसका सबूत क्या होता है? सबूत ये होता है कि जब इंतखाबात होते हैं तो लोग अपना इज़हार करते हैं राय का और आपको वोट देते हैं। आज मैं ये दावे से कह सकता हूं कि पीपल्स पार्टी कराची की इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात है। कोई माने ना माने, है। ऐसे ही नहीं बने हम, ऐसे ही नहीं बने हम। हमने काम किया है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जहां ये कभी कोई गुजरने किसी को घुसने नहीं देते। आप नहीं, वो पहले वाले जो थे 2016 से पहले वाले, अगस्त 2016 से पहले वाले, आप तो सही हैं। तो किसी को घुसने नहीं देते थे। वहां हमारी यूसी की सतह पर तंजीम बन चुकी है। एक एक यूसी में पीपल्स पार्टी की तंजीम है जो कभी हमने सोचा भी नहीं था। ये ताहा साहब नाम गिना गए, सुमेता, अली राशिद, बिरादार यूं यूं करके कि भाई वो सेलेक्ट चले गए। मैं ये भी आपको दावे से कहता हूं, आपने तो 4 से 7 8 नाम गिनाए ना। कराची शहर में अगर आप सिर्फ क्लेम करते हैं उर्दू बोलने वाले आपके जो शहरी भाई बहन हमारे हैं, उनकी एक वाज़ेह अक्सरियत पीपल्स पार्टी में है। ये तो 4 से नाम आपने गिनवाए, हजारों लोग हमारे पास हैं। ये जो आपने तकरीर की उसकी नफी तो ये बात करती है कि शहर में वो उर्दू बोलने वाले जिनको लड़ाया गया, जिनके जहनों में, दिलों में पीपल्स पार्टी के लिए बुग़्ज़ भरा गया, उनको ये पता चल गया, उनको ये एहसास हो गया है कि कौन उनका खैर ख्वाह है, कौन उनका दुश्मन है। दुश्मन तो नहीं है, बदख्वाह है। दुश्मन को ज़्यादा सख्त लफ्ज़ है शायद, कि बदख्वाह उनका। आज पूरे शहर में पीपल्स पार्टी को लोगों ने जोक दर जोक ज्वाइनिंग की है, और जिसमें बहुत बड़ी तादाद उर्दू बोलने वाले हमारे भाइयों की बहनों की है। आपकी वो इस नफरत अंगेज बातों में अब नहीं आ रहे हैं जो किसी ज़माने में बहुत बिकता था चूरन, अब नहीं बिक रहा है। उन्हें अंदाज़ा हो गया है। आज अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्दियात में, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में लोग वोट देते हैं। बार बार एक बात कही जाती है कि मेयर कैसे लेके आ गए, मेयर कैसे लेके आ गए। भाई फारूक साहब, आपको पता होगा, फिर बता देता हूँ। 367 का वो हाउस है, 367, 155 पीपल्स पार्टी के पास है, 131 जमात इस्लामी के पास है, 62 पीटीआई के हैं जिसमें 2 ग्रुप हैं, और बाकी नून के हैं, जेयूआई के हैं, थोड़े थोड़े मिला के इनके हैं। ये बात मैं उस वक्त कह चुका हूं, और ये हमारे जो साफी दोस्त हैं उनके पास शायद रिकॉर्ड में कभी मौजूद होगी ये चीज। जब ये इंतखाबात हुए तो जमात इस्लामी का एक वक्त जाके मिला इमरान खान से, और वहां पे ये ऐलान हो गया कि पीटीआई जो है वो हाफिज नईमुर रहमान साहब को वोट देगी। उनकी मर्जी थी, उनका हक है, करें। उसके बाद भी, ऐलान करने के बाद भी, जो पीटीआई के 62 लोग थे उनकी कोई एक मीटिंग नहीं की गई। उनको बुला के ये नहीं कहा गया कि तुमने वोट किसको कर रही। मैं नहीं कह रहा हूं,
ये उस वक्त पीटीआई के जो ग्रुप बना हुआ था उसके अंदर ये चीजें चली और सोशल मीडिया पे आई, और फिर जो हमारे साफी भाई हैं उन्होंने चलाई कि जी वो लोग तो आपस में लड़ रहे हैं इस बात पे कि कम से कम हमें कहो तो सही। अब ये रेहान साहब, अच्छा अब तो बाजियाब हो गए ना, प्लीज अब तो बाजियाब हो गए रेहान ना साहब ना करें प्लीज, अब अगर ना बाजियाब करें। हो गए तो कहलवा दो किसी से कि अगवा हो गया था, एफआईआर क्यों नहीं कराई आपने अगवा की? किसी एक ने करवाई है? सुने सर एक सेकंड, जो बात में बुनियादी कह रहा हूं उसको समझे आप। ये समझते थे कि इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि पीटीआई के लोग जो हैं वो हाफिज नईमुर रहमान साहब को वोट दें, तो ये जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की बनती है कि उन 62 लोगों को पकड़े और हाफिज नईमुर रहमान को जाके वोट डलवाए। तो खुदा को मानो भाई, सियासी कारकुन है, हर आदमी को यह हक है कि अपना उम्मीदवार जिताने की कोशिश करे, हर जाके अपने वोटर से वो बात करे। हमने बात की है, मैंने पहले ही माना, मैं आज भी मानता हूं कि मैंने बात की है, कोई अगवा नहीं हुआ। हमें पता चला तो आपके लोग नाराज हैं, हमने उनसे राब्ता किया, हमने राब्ता किया उनको और उन्हें कहा कि भाई हम चाहते हैं कि हमें वोट दो। वोट नहीं किया हमें, उन्होंने वोट नहीं किया हमें, उन्होंने हमें वोट नहीं किया। ये बात मैं पहले मान चुका हूं, मेरा हक है ये। मुझे फारूक भाई पता चलेगा ना जमात से नाराज हो गए, मैं आपसे मिलूंगा आके, मैं आके कहूंगा कि भाई मुझे वोट करें आप, मेरा हक है नहीं है, आप ना दें मुझे वोट, लेकिन मैं आ तो सकता हूं ना आपके पास। हमने कोशिश की। तो ये जो गलत फहमी पूरे मुल्क में फैलाते हैं कि जी अकलियत में थे तो पता नहीं कैसे मेयर बन गया। भाई अगर ऐसा करना होता तो 3 आपके नहीं आते ना, टाउन चेयरमैन आपके 9 नहीं आते ना, हम वो कर लेते। सर आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, जब ये इलेक्शन हो गए तो इलेक्शन कमीशन में केसेस हुए, जमात इस्लामी ने केस किया 6 यूसीज के खिलाफ पहले, और उसमें प्रेयर उनकी क्या थी कि इलेक्शन कमीशन इन 6 यूसीज के नतायज के अपनी जो बैलेट बॉक्सेस हैं अपनी निगरानी में रिकाउंटिंग करा दे। हमने जाके कहा कि करा दो, फिर गए नहीं अब तो नहीं करानी। फिर एक रिटर्निंग अफसर था, उसके ऊपर एलिगेशन लगाया कि इसने पीपल्स पार्टी को जितवा दिया है। उसके पास 4 यूसियां थी, 3 पीपल्स पार्टी हार गई थी, 1 जीत गई थी, बोला ये पीपल्स पार्टी को जितवा दी इसने। अजीब अजीब केस थे, अभी मैं डिटेल में नहीं आता हूं। वो जो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट तक गए उस केस में, और आखिर में जो अपने खिलाफ फैसला करवाया था उसी को बहाल कराया गया और कह लगे हम जीत के आ गए। मैंने अजरा मजाक कह रहा हूं, मैंने ना उस वक्त वीडियो भी होगी कहीं वीडियो, मैंने उस दिन कहा, उस वक्त ये अमीर नहीं थे जमात के, मैंने कहा जी हाफिज साहब के 2 ख्वाब हैं, एक कि मेयर कराची बने, दूसरा अमीर जमात बने। एक पूरा होगा, एक पूरा नहीं होगा। अमीर जमात बन जाएंगे, मेयर नहीं बनेंगे। एक पूरा हो गया, दूसरा पूरा नहीं हुआ। ये मेरी पेशेंट हुई थी, तो वो सर मेरी यहाँ कोटा सिस्टम पे बात की हमारे दोस्तों ने सर। अच्छा, मेरा तो बहुत शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है कि ये जो कोटा सिस्टम है ये हमारे शहरी लोगों के हक में है। मैं इस पर दलील देता रहा हूँ, मैं करता रहा हूँ, मेरी वो छोड़ दे बात। अब जो अगली बात कर रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट, 18वीं तरमीम हुई सर। 18वीं तरमीम में जो पार्लियामेंट की कमेटी बनी उसमें तमाम जमातों के नुमाइंदों को शामिल किया गया, रज़ा रब्बानी साहब की सरबराही में। उसमें MQM की जानिब से डॉक्टर फारूक सत्तार साहब और दूसरे थे हैदर अब्बास रिजवी साहब, ये दोनों उस कमेटी के मेंबर थे। और वहाँ पर जब ये कोटा सिस्टम पे भी बात हुई, जा रहा है हर जमात अपना बात कर रही थी, तो हैदर अब्बास रिजवी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, इंटरव्यू दिया है अभी रिसेंटली, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है उन्होंने, और डॉक्टर फारूक सत्तार ने MQM को जाके कन्विंस किया कि कोटा सिस्टम जिस तरह है वो आपके हक में, इसको चलने चाहिए, जारी रहना चाहिए, और MQM उसमें मानी थी। आज खड़े होकर कहते कोटा सिस्टम खत्म करो, कोटा सिस्टम खत्म करो। भाई पहले उस वक्त करते ना आप। जब हैदर अब्बास रिजवी से सवाल किया गया कि आपने ये किया, तो उसने कहा अच्छा किया तो मैंने, चलो बात मैंने की, लेकिन उससे तो वो जो मरूम मकफूर MQM थी वो हयात थी ना सर, उस वक्त हयात थी वो। तो वो कहते हैं कि मैंने लंदन में बैठी हुई राब्ता कमेटी और सारी क़यादत और कराची में बैठी हुई सारी राब्ता कमेटी और सारी क़यादत को कन्विंस कर दिया कि कोटा सिस्टम आपके हक में, वो मान गए। सर ये जो अंदर बात कुछ और करते हैं, पब्लिक में कुछ और करते हैं, नहीं करना चाहिए, जमाना वो नहीं है। आपने
इस कोटा सिस्टम को तस्लीम किया है, इसको माना है आपने। मैं उस बहस में नहीं जाता हूं कि कहते भुट्टो साहब ने कर दिया, भुट्टो भाई बहस लंबी बहस है, ये उससे पहले का काम है, ये उससे पहले का काम है। जब पाकिस्तान बना था तब से ये काम चल रहा था। लेकिन आज का इस वक्त जो कोटा सिस्टम नाफिज है इस मुल्क के अंदर, उसमें MQM उसकी हिमायती है। MQM ने 18वीं तरमीम में उसको एक्सेप्ट किया और रजामंदी से एक्सेप्ट किया उसने, और बकौल हैदर अब्बास रिजवी साहब के कि हमने और फारूक सत्तार ने बैठ के सबको कन्विंस किया और वो राजी हुए। और हैदर अब्बास रिजवी साहब तो आज भी कह रहे थे, उस इंटरव्यू में कह रहे थे कि मैं अब भी इस बात पे कायल हूं कि ये कोटा सिस्टम हमारे हक में बेहतर है। तो बराए मेहरबानी मेरी ज़बानी जो बातें कहीं उसको ना माने, लेकिन जो बातें आपके लोग कह रहे हैं, आपकी मीटिंग्स में कह रहे हैं, जिसको आप तस्लीम कर चुके हैं, रजामंदी से तस्लीम कर चुके हैं, अब नहीं कह सकते कि ये जबर की शादी थी। जबर की शादी नहीं थी, ये राजी खुशी होकर शादी की थी। एक हमारे वो दोस्त बैठे, ताज़ा आ गया, मेहरबानी आपकी। एक साहब हमारे कह रहे थे, वो भुट्टो साहब ने कहा इधर हम उधर तुम। यार अब मुसीबत ये है कि मुझे बार बार दोहराना पड़ता है। सर अब्बास अतर साहब एक बड़े नामी ग्रामी जाने पहचाने सीजन्ड साफ़ी थे, अल्लाह उनकी मफ़रत करे, इंतकाल कर गए। लेकिन वो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ नहीं थे, भुट्टो साहब के आशिक थे। वो जो एक बीबी के आने पे नगमा था ना सर, भुट्टो की बेटी आई सी, वो उन्होंने लिखा था। पहले लिखा था भुट्टो की बेटी आई है, फिर वो शहीद हो गई, फिर उन्होंने लिखा कि भुट्टो की बेटी आई सी, फिर उसको उन्होंने चेंज करके किया, उसी का लिखा हुआ था। उसके बाद उनकी डेथ हुई। उसका इंटरव्यू मौजूद है, खबर नहीं इंटरव्यू, आज़ाद अखबार छपता था, आज़ाद अखबार। निश्तर पार्क में भुट्टो साहब ने जलसा किया। बकौल अब्बास अतर साहब के वो कहते हैं कि भुट्टो साहब ये कंपैरिजन दे रहे थे कि भाई तुम्हारी इतनी सीटें वहाँ पर हैं, मेरी इतनी सीटें यहाँ पर हैं, इसी तरह की कोई बात कर रहे थे। लेकिन इधर हम इधर तुम, भुट्टो साहब के मुंह से निकला तक नहीं। वो कहता है कि ये मैंने खबर लगाई, मैंने ये खबर लगाई, और उस खबर पे फिर आज तक वो पीट रहे हैं लोग उसको ढोल। और उसके बाद वो कहता है कि एक मैंने और भी हेडिंग लगाई थी। उन्होंने कहा कि मैंने लिखा था ना मैं न तुम, हम दोनों और एक पाकिस्तान। ये तो कोई नहीं कहता, ये भी उसी अब्बास अतर ने लगाई, उसी आज़ाद अखबार में लगाई, भुट्टो साहब के नाम से। कोई कुछ नहीं कहता। तो खुदा के लिए जो तारीख है उसको मस्ख मत करें। हम इस हाउस में बैठ बाहर जलसों में करते हैं, कोई मसला नहीं है। इस असेंबली के अंदर बैठ के ना कम से कम इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं करनी चाहिए। नेशनलाइजेशन पे आपका अपना स्टांस हो सकता है, मेरा अपना मौक़िफ़ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अगर की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा था, उसी मंशूर पे उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, उसी पे लोगों ने उनको मुंतखब किया, और हुकूमत में आने के बाद उन्होंने उस मंशूर पर अमल दरामद किया। और मैं समझता हूँ कि वो नेशनलाइजेशन बिल्कुल ठीक थी। जो 22 ख़ानदानों की अजारादारी थी वो ख़त्म हुई। पाकिस्तान का जो एक वॉल्यूम था इकोनॉमी का, वो पता नहीं हज़ारों गुना उसके बाद से बड़ा है। वो अलग बात है, कोई इदारे को सही चला सका नहीं चला सका उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन नेशनलाइजेशन ठीक हुई थी। उस वक्त के जो हालात थे, उस वक्त जो मईशत की सूरत हाल थी कि जकड़ा हुआ था 22 ख़ानदानों ने, किसी और आदमी को कोई कारोबार करने की वो इजाज़त नहीं देते थे, जगह अजारादारी थी उनकी, तो उन्होंने ठीक ख़त्म किया। हम समझते हैं, और मैं खास समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त काम था, और वो नहीं होता तो शायद पाकिस्तान की मईशत जो है वो पता नहीं इस वक्त किन हालात में होती। अरे उन्होंने ये भी फरमाया कि 1988 में इत्तेहाद था, किसने तोड़ा? भाई ये तो आप बताओ ना किसने तोड़ा। मैं बताऊँगा किसने तोड़ा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 88 में जब जीती, उसके बाद MQM के साथ अलाइंस हुआ। उस अलाइंस के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत ख़त्म करने की साजिशें पहले ही से शुरू हो गई थी। और आप ज़रा रिकॉर्ड को चेक कर लें कि आपने उस वक्त हुकूमत से अलग होने से पहले कोई बात नहीं की थी। वो तो अचानक से ही जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है और आप कल्टी हो जाते हैं 11 महीने के बाद। हाँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन बीबी के खिलाफ पेश होता है असेंबली में, और आप जाके ऑपोजिशन में बैठ जाते हैं बगैर किसी उसके, किसके कहने पे बैठे हैं मैं बताऊं आपको। इतने पोले तो नहीं हो भाई जी तुसी, आप किसी के कहने पे गए थे और आपने बाद में सारा कुछ किया। अब शेर भी पढ़ा, गजब किया, तेरे वादे का एतबार किया, 11 मई तक क़यामत का इंतजार किया। इमरान साहब फिर एक हमारे दोस्त कह रहे थे, वैसे बड़ी अजीब बात कह रहे थे, कहते हैं के इलेक्ट्रिक का कराची के शहरियों के ऊपर 157 अरब रुपए का बिल है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग होती है। के इलेक्ट्रिक जो है वो 70% जो है वो ऑफ कर रही है,
आप 30% दे दें, लोड शेडिंग कराची ख़त्म हो जाएगी। वो ये समझते हैं कि एक मरतबा दे देंगे उसको बिजली का बिल ही नहीं आएगा। ओ भाई अगले महीने भाई जी फिर दोबारा बिल आना है, दोबारा बिल आना है। तो आप ये अपना, मुझे नहीं पता ये एक नोबल आइडिया कहाँ से लेकर आए ये तो मेहरबानी करें। वो दूसरा वो ये भी लेके आए कि सनकोटा है। ओ भाई सनकोटा को खुफिया है, ये किसी को नहीं पता कि आप खुशी शाह के रिश्तेदार हैं। लोगों को नहीं पता कि मेरा भाई टाउन चेयरमैन है, किसी को नहीं पता कि मुराद अली शाह साहब, अब्दुल्ला शाह साहब के बेटे हैं, नहीं पता। इन्होंने इंकशाफ किया बड़ा ज़बरदस्त कि ये देखो मैं ये लेकर आ गया हूँ खबर। खुदा को मानो भाई, अल्लाह का शुक्र है इलेक्शन जीत कर आए, 47 वाला नहीं हूँ मेरे ऊपर केस नहीं है भाई। तो ये जितने लोग बैठे हैं ना सर इस तरफ, मेरा ख्याल है 80-90% के ऊपर तो केस भी नहीं है, इलेक्शन पिटीशन ही नहीं है। तो मेहरबानी करके कम से कम अगर कोई इंकशाफात कर रहे हैं तो ऐसे करो जो दुनिया को ना पता हो। आपने बड़ा इंकशाफ किया कि जी ये इसका भाई, ये इसका बेटा, ये इसका चाचा, इसका बेटी, इसका, ये खुदा को मानो। मेरा ख्याल है कि नजम मिर्ज़ा साहब ने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही, मैंने उनको जाके बताया तो, लेकिन मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ। इन्होंने तकरीर करते हुए बताया, बड़ी मेहनत करके लाए थे कि जी 2002 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में जो बजट आता था सिंध का, उसमें बल्दियात का हिस्सा 30% होता था, और जब से आप आए तब से 5% हो गया। बात तो ठीक करे हो। फिर मैंने उनको याद कराया कि उस वक्त SLGO 2001 था, उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर भी नहीं होता था, हेल्थ मिनिस्टर भी नहीं होता था, पॉपुलेशन वेलफेयर वाला भी नहीं होता था, स्पोर्ट्स वाला भी नहीं होता था, पता नहीं कोई आधे से ज़्यादा महकमे तो सारे इनके पास थे। तो अगर आप वो परसेंटेज निकालेंगे ना सर, आज का 5% उस वक्त 30% से ज़्यादा बनता है। तो आपको किसी ने मेहनत करके दी, पूरी बात नहीं बताई, तो अब एजुकेशन भी इधर है, हेल्थ भी इधर है, बाकी सारे महकमे वापस इधर आ गए। तो लिहाजा वो जो आप कंपैरिजन कर रहे थे वो मुनासिब नहीं है। वो 30% वाली बात दूसरी थी। इस वक्त जो आप 5% भी कह रहे हैं, वो 5% उस वक्त के 30% के हिसाब से बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो हम उनको दे रहे हैं। इन्होंने एक दोस्त हमारे कह रहे थे शारा भुट्टो के सुन सुन के कान पक गए। पहले NICD सुन के कान पके थे, अब शारा भुट्टो सुन के कान पकेंगे। सर हर साल कोई ना कोई काम होता रहेगा, कान पकते रहेंगे, और हम बंदोबस्त खास करेंगे ये कि अगर इस पे इनके कान पकते हैं तो शारा भुट्टो हमने बनाई सर, 38 किलोमीटर से ज़्यादा की है सर। कुरंगी से आप शुरू करें, इसमें मुख्तलिफ जगहों पे आप उतर सकते हैं, शारा भुट्टो पे सफ़र करें, आपको इतना मज़ा आएगा कि आप बड़े इंजॉय करेंगे सर। और मुझे यकीन है इसमें से भी सब जो हैं गुजरते ज़रूर होंगे। तो यहाँ सुनकर तो कान पकता है, वहाँ पता नहीं दिमाग ख़राब होता होगा यार ये कहाँ से गुजर रहे हो। तो अच्छी चीज़ें जो हैं कभी कभी मान लेनी चाहिए। जो मुझे बताना वही बताऊंगा। ताहा साहब प्लीज, ताज़ा जो बता रहा हूँ वही बताने थे, तसल्ली कर रहा हूं। इंटरप्ट ना करें। सर सईद भाई ये नोटबुक ज़रा साइड कर लें, शर्जील साहब उठा लेंगे। सर मैं वैसे ही कर लूँगा। वैसे मैंने कितना देखा है इसमें, आपको अंदाजा है मैंने कितना देखा है इसमें? सर देखें, मैं सिर्फ एक गुजारिश करूँ, कराची शहर में मसाइल हैं, हमारे मिनिस्टर साहब ने भी तफसील बताई, स्ट्रीट क्राइम्स की कमी हुई है, लेकिन इसके बाद भी मैं समझता हूँ ना ये मुतमईन है, ना CM साहब मुतमईन है, ना हम और आप मुतमईन है। ख्वाहिश तो हमारी ये है कि स्ट्रीट क्राइम्स जीरो हो जाए, अल्लाह करे पूरा हो जाए, लेकिन बहरहाल शायद ऐसा मुमकिन नहीं है, बड़े शहरों में ये मसले रहते हैं। लेकिन इन चीज़ों को लेकर के स्ट्रीट क्राइम हैं, बल्दियाती मसले हैं और चीज़ें हैं, उसको बुनियाद बना के कराची शहर का चेहरा कम से कम हमें तो मस्क नहीं करना चाहिए, जो कराची के रहने वाले हैं, जिनको कराची से मोहब्बत होनी चाहिए। हर मेरे घर में भी मसले होंगे, हर घर के इश्यूज़ होते हैं। क्या मैं रोड पे पीटता हूँ कि मेरे घर में ये मसला है? हम अपने घर पे तो पर्दा रखते हैं, शहर को अपना घर नहीं समझते। और मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि शायद किसी और शहर में नहीं होता होगा, तो मेहरबानी करके थोड़ा सा करें। यहाँ पर 3 चीज़ों की बात तकरीबन सबने की, पानी का मसला, बिजली का मसला, गैस का मसला। सही कह रहे हैं, मसला है सर। पानी पे ज़ाहिर K4 का एक मसला है, लेकिन K4 में भी वफाकी हुकूमत का भी रोल है पहले दिन से लेकर। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, वो बल्दियात का इशू है, लेकिन जो जनरली मैं बात कर रहा हूँ उसमें वफाकी हुकूमत का मसला है। जो ताख़ीर उसमें हुई है, उसमें अगर 30, 35, 40% कसूर हमारा होगा, तो हमसे ज़्यादा कसूर
मुख्तलिफ वफाकी हुकूमतों का होगा, जो भी रही होंगी उस वक्त, उनकी वजह से भी उस पर ताख़ीर हुई है। आपको चाहिए कि आप वफाक में बैठे होते हैं, आपको इस पर भरपूर अंदाज में आवाज़ उठानी चाहिए। गैस की जो कमी है इस शहर में, हम तो बरमला सीएम साहब ने खतूत लिखे हैं, इस्लामाबाद जाके मीटिंग्स में बात की है, यहाँ हाउस में बात करते रहते हैं। हम तो कहते हैं कि सिंध को गैस दें। आप वफाक में हुकूमत में बैठे हैं, आपको जाकर वहाँ ये इशू एजिटेट करना चाहिए और मनवाना चाहिए। जहाँ तक बिजली की बात है, बिजली में भी थोड़ा सा वफाक से आपको बात करनी चाहिए। सर, यहाँ मैं हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब हों या कोई और वज़ीर हों, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा फ़र्द है जिसने बिजली पैदा करने वाले, बिजली तकसीम करने वाले इदारों के ख़िलाफ़ यहाँ पे तकारीर नहीं की हैं। हम सब ने तकारीर की हैं। हम मानते हैं कि कराची समेत पूरे सूबा सिंध में जो जालिमाना लोड शेडिंग हो रही है उसकी वजह से लोगों को तकालीफ हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं। फारूक साहब यहाँ बैठे हैं, हमारी एक कमेटी बनी थी हाउस की, एक मीटिंग हुई थी। फारूक साहब से ज़रा उसने ऊंची आवाज़ में बात की थी, उस वक्त जो एमडी थे। मेरा लेजा उससे क्या था ज़रा बताएं। उस वक्त मैंने बात की थी उससे, और मेरा ख्याल है कि जिस अंदाज में मैंने बात की थी वो उसकी मैंने तसल्ली कराई थी। अगर हमें लोगों की परेशानी का एहसास हो तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी बात करने की? ठीक है, करते रहें, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि आप वफाक में बैठते हैं, हर हुकूमत में रहें। आप इस हुकूमत में भी हैं, इससे पहले पीटीएम में भी थे, उससे पहले पीटीआई में भी थे, उससे पहले सब में थे आप। तो कम से कम ये बिजली गैस का मसला और पानी पे भी कम से कम ये जो K4 का इजाफी पानी हमें मिलना है दरिया सिंध से, उसकी मंजूरी भी तो करवाएं ना वहाँ से। आप यहाँ के कह देते हैं कराची के लोगों को पानी नहीं है, लेकिन कुछ काम जो आपने वहाँ करना है उसको भी करें और उसको भी अदा करें अपनी जिम्मेदारी को। सर, यहाँ जो एक बहुत ख़तरनाक बात हमारे इन दोस्तों की तरफ से होती है, जो मैं समझता हूँ कि जो सबब बनती है यहाँ लोगों को नफ़रतों में इजाफा करने की, वो जब आप कभी कभी कहते हैं कि ये मकामी है, गैर मकामी है। मैंने हर इजलास में खड़े होकर अपनी तकरीर में कहा है कि मुझे बताओ तो सही कि आपकी डेफिनेशन में मकामी कौन है, गैर मकामी कौन है? क्या जो पख्तून इस शहर में बसते हैं वो गैर मकामी है? क्या पंजाबी इस शहर में बसते हैं वो गैर मकामी हैं? या सराइकी जो हैं वो गैर मकामी हैं? जब बलोचिस्तान से आए हुए दोस्त हमारे गैर मकामी हैं, कश्मीरी गैर मकामी हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग गैर मकामी हैं, या उन सिंधियों को आप गैर मकामी कहते हैं जो कराची के अलावा किसी शहर से आते हैं? ये आपको डिफाइन करना चाहिए। आप एक लम्हे में ये कह जाते हो कि ये गैर मकामी अफसर लगा दिए, गैर मकामी कर दिए, ये आपको अंदाजा नहीं है आप क्या कर रहे हैं। ये बहुत नफरत फैलाने वाला काम है। अगर आपके अंदर कहीं ये कोई पैदा होता भी है सर, तो मेहरबानी करके इसको ख़त्म करें। मैं फिर कह रहा हूं कि हम जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, और इस नफरत को अगर कहीं पैदा होती है शर्जील इनाम मेमन साहब, हमें ख़त्म करना चाहिए। सर, ख़त्म करो सर। मैं वो मेरे शर्जील भाई प्लीज नाराज हो के ना जाएं, आप आ जाएं अपनी सीट। अरे आप सीनियर मिनिस्टर हैं, आप तो नाराज ना हो, आ जाएं, आ जाएं। नमाज अभी आजान में 10 मिनट है, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। सर अभी आप स्पीच खत्म होने दें, प्लीज बैठे। सर, एक बात पे मेरा, मैं सबको समझ में आनी चाहिए, बात बड़ी आसान सी बात है। सर, हमारे यहाँ कभी ना कोई ये कुछ नेशनलिस्ट वैसे होते हैं ना छोटे मोटे, वो कहते थे कि सारे जो उर्दू बोल रहे हैं उनको निकाल के समुद्र में फेंक दो। ये उल्टी सीधी बातें करते थे लोग। सर, ये मुमकिन तो नहीं है ना, नहीं हो सकता, ये नामुमकिनात में है। हज़ारों साल गुजर जाए, ये नहीं हो सकता। अब अगर हमें ये बात माननी चाहिए कि जो यहाँ बसते हैं उनको नहीं, उनकी आने वाली हज़ारों नस्लों को भी यहाँ पे रहना है, यहीं रहना है। हमने भी रहना है, इन्होंने भी रहना है। अगर हम ये बात मान जाए ना सर, सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि कराची शहर में बसने वाले पख्तून हों, पंजाबी हों, बलोच हों, कश्मीरी हों, गिलगित बल्तिस्तान, कोई भी लोग हों जो कहीं से भी आकर बस गए, उन सब का कराची पे हक है। अगर उनका हक है तो जो लोग सिंध के बासी हैं उनको तो कम से कम इस हक से महरूमी के ताने नहीं देने चाहिए किसी को।
सब कहा गया। हमें इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि हम जितने लोग इस शहर में बसते हैं ये सबका शहर है, मेरा भी उतना है जितना आपका है। मैं ज़्यादा दावा नहीं करता हूँ। मैं हालांकि कराची के जो इंडिजिनियस फैमिलीज़ हैं जो पता नहीं कितनी सदियों से यहाँ बसती हैं, उस फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा कोई गांव नहीं है कराची के अलावा, मैं कराची का आदमी हूँ। लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता कि मेरा हक ज़्यादा है, राजपूत साहब का कम है, अली खुर्शीदी का हक कम है। नहीं, जितना मेरा हक है इतना इनका हक है। हम मानने को तैयार है, खुदा के लिए आप भी मान लो यार। आप इस बात को तस्लीम कर लो कि ना आपको कोई निकाल सकता है और ना हमें कोई यहाँ से निकाल सकता है। हमें, मुझे सर वो शेख अब्दुल्ला साहब चले गए, बड़ी अच्छी तकरीर की उन्होंने अच्छी तकरीर की। वो कहते हैं हम अजीब अजीब बातें करके लोगों को नीचे लड़ाने की, लड़ाना सर लड़ाई छोटी बात होती है। मैं कह रहा हूँ जो नफरतें पैदा हो जाती हैं ना वो ज़्यादा खतरनाक बात है। तो हमारी इन बातों से नीचे नफरतें पैदा होती हैं जो हमें रोकनी चाहिए। दूसरा, मैं ख़त्म कर दिया सर, मैंने छोड़ दिया, आप बार बार कह रहे हैं। ये जो हमारे ताहा साहब ने कहा नाम बता के कि उनके आबा अजदाद से हमने ये किया वो किया, सर ना हम ये सोच सकते हैं, ना हम ये तसव्वुर कर सकते हैं, और ना ही बतौर सियासी जमात हम ये अफोर्ड कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी कोई कौम परस्त जमात नहीं है। पीपल्स पार्टी एक नेशनल पार्टी है। पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि इस मुल्क में तमाम कौमें, रंग व नस्ल, मज़ाहिब के लोग हम एक जैसे हैं, एक बराबर हैं। हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं ये बात कि हम किसी की ज़बान की बुनियाद पर तौहीन करें या किसी के इलाके की बुनियाद, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ये बात आप भले जो कहें, लेकिन ग्राउंड पे लोग इस बात को तस्लीम कर चुके हैं और जो बातें फैलाई गई थी उसको लोगों ने मुस्तरद किया है। मैं आखिर में सिर्फ इतनी बात कह दूं कि मैंने पिछली दफ़ा भी कहा, एक और पेशन को की थी कि यहाँ बैठे हुए लोग आने वाले इलेक्शन में और सुकड़ जाएंगे और हम और बढ़ जाएंगे। 2029 का इलेक्शन है, 29 का इलेक्शन है। इंशाअल्लाह ताला यहाँ से मज़ीद नंबर कम होंगे और यहाँ पे मज़ीद नंबर बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। शर्जील साहब, आप अगर अभी नमाज के बाद जी 7:45 पे हाउस सिटिंग रिज्यूम होगी तो आप 7:45 पे कर लें। वैसे ही ब्रेक करेंगे, अभी अगर ब्रेक करें तो अभी ले लेते हैं नमाज का ब्रेक। सेवन 30 पे कर देते दोबारा, रिज्यूम करें हाउस को 7:30 पे। 7:30 पे इजलास दोबारा बुला ले, अजान 7:25 पे होगी। अच्छा ठीक है जी, 5 मिनट के बाद। आप 10 मिनट के बाद कॉल कर ले, मैं कह रहा हूँ। जी जी सीएम साहब, वो आप 7:45 कह रहे हैं, वो 7:30 कह रहे हैं, बीच में कर लेते हैं 7। सर वो सीनियर मिनिस्टर 7:30 कह लें तो उनकी बात माननी पड़ेगी, अब इतना मान लेते हैं उनकी बात। 7:30 कर लें जी 7:30 पे सिटिंग दोबारा रिज्यूम करते हैं आफ्टर 10 मिनट्स। नाराज हो जाएंगे वैसे, वरना चले जाएंगे बाहर।